जाड़े का मौसम चल रहा है और आपके घर में जरूर कोई ना कोई बाबा जी या दादी आपकी, उन्होंने शुरू कर दिया होगा रात को सिकाई करना। स्पेशली अगर कोई प्रॉब्लम है तो, अगर मान लो कहीं दर्द है, कमर में दर्द है, घुटनों में दर्द है, तो रात को वो सिकाई करना शुरू कर देते हैं। सिकाई करने के लिए एक आजकल अब सिंपल सा बैग आ रहा है, उसे इलेक्ट्रिसिटी से आप कनेक्ट कीजिए, गर्म हो जाएगा। ठीक है। या और दूसरा क्या तरीका कि आप पानी गर्म कीजिए, किसी बॉटल में भरिए पानी को, उससे सिकाई कर लीजिए। या ईंट, जो उन्होंने बताया कि ईंट का भी हिसाब ऐसा ही है, आप ईंट को गर्म कीजिए, उसे कपड़े में लपेट कर रख लीजिए साथ में। तो ये जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, इसमें किया क्या, ईंट ने क्या काम किया। ईंट को जब आपने हीट दिया, टेम्परेचर इंक्रीज करा, गैस के ऊपर रखा या कहीं भी चूल्हे में रखा, तो इस ईंट ने अपने अंदर हीट एनर्जी स्टोर कर ली। हीट एनर्जी स्टोर कर ली इसके अंदर ईंट ने। और वही हीट एनर्जी फिर धीरे धीरे सिकाई में यूज होती रहती है। हर बॉडी में, कोई भी बॉडी हो किसी भी तरह की जिसमें अगर मास है, तो उसके अंदर एक कैपेसिटी होती है, एक एबिलिटी होती है, अपने अंदर हीट स्टोर करने की एबिलिटी। इवन ये पेन भी है, इसको अगर आप गैस के ऊपर थोड़ा सा रख के यहाँ आप टच करेंगे तो पता लगेगा कि गर्म हो गया। गर्म क्यों हो गया? क्योंकि फिर इसके अंदर की हीट आपकी बॉडी में पहुंची, वो हीट का ट्रांसफर हुआ, आपको पता लग गया कि हीट ये गर्म हो गया है। तो हर एक बॉडी में कुछ ना कुछ अमाउंट हीट स्टोर करने की एबिलिटी होती है, हर बॉडी के अंदर। और इस एबिलिटी को हम बोलते हैं हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी। वैसे तो नॉर्मली कैपेसिटी किसे कहा जाता है? वॉल्यूम को कहा जाता है। आपके पास एक गिलास आपके हाथ में, उसको 300 मिलीलीटर पानी आता है, तो ये 300 मिलीलीटर क्या उसकी कैपेसिटी है ना। कैपेसिटी अक्सर वॉल्यूम को कहा जाता है। लेकिन कैपेसिटीज बहुत तरह की होती हैं, अभी हम आगे इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी भी पढ़ेंगे। ये हीट कैपेसिटी है किसी भी बॉडी की एबिलिटी। कैसी एबिलिटी? कि अपने अंदर वो हीट स्टोर कर ले, अपने अंदर हीट रख ले। कब? जब उसका टेम्परेचर आप बढ़ाएं। या अपने अंदर से हीट निकाल दे। कब? जब आप उसका टेम्परेचर घटा रहे हैं। ठीक इस एबिलिटी को बोलेंगे हीट कैपेसिटी ऑफ बॉडी। सिंपल सी बात है, अगर ईंट का इतना छोटा सा टुकड़ा है, तो वो घंटे 2 घंटे ही हीट दे पाएगा। पूरी की पूरी ईंट आपने गर्म कर ली उतने ही टेम्परेचर तक, तो वो काफी घंटों तक, सारी रात सिकाई करती रहेगी। तो हीट कैपेसिटी सिंपल सी बात है, किस पर डिपेंड है? मास पर डिपेंड है। किस पर डिपेंड है? मास पर डिपेंड है हीट कैपेसिटी। जितना ज्यादा आपने टेम्प मास बढ़ा लिया बॉडी का, उतनी ही ज्यादा उसकी हीट कैपेसिटी हो जाएगी। तो हीट कैपेसिटी ऑफ ए बॉडी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास। हीट कितनी स्टोर हुई है, ये एक फैक्टर पर और डिपेंड करेगा कि आपने उसे कितना टेम्परेचर तक गर्म किया हुआ है। एक ईंट का टुकड़ा आपने कम गर्म किया, थोड़ी देर बाद ठंडा हो जाएगा। उसी ईंट को दोबारा आपने ज्यादा तेज गर्म कर लिया, ज्यादा हाई टेम्परेचर तक, तो बहुत देर तक वो बना रहेगा टेम्परेचर। क्लियर हुई बात? तो हीट कैपेसिटी किसी बॉडी की डिपेंड करती है उसके मास पर, और डिपेंड करती है कि कितना टेम्परेचर आपने राइज करा। अब यहाँ टेम्परेचर को आप फिक्स कर लीजिए। क्या कर लीजिए? फिक्स कर लीजिए। आपको दो बॉडीज हैं आपके पास, एक ये बॉडी, एक ये बॉडी। आपको हीट कैपेसिटी निकालनी है, इसकी इसकी भी हीट कैपेसिटी निकालनी है। इसका टेम्परेचर 1 डिग्री राइज कीजिए, इसका भी टेम्परेचर 1 डिग्री राइज कीजिए। दोनों का टेम्परेचर आपने 1 डिग्री राइज करा,
पता चला इसको कम हीट देकर काम चल गया, इसको ज्यादा हीट दे करके देनी पड़ी ताकि इस पूरी बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री राइज कर जाए। तो जितनी हीट आपने इसको देनी पड़ी 1 डिग्री सेल्सियस राइज करने के लिए, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी इसकी हीट कैपेसिटी। क्लियर है बात? ये क्या बनेगी, ये हीट कैपेसिटी बन जाएगी पर डिग्री राइज। करेक्ट। तो हेडिंग डालते हैं हम, हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी ऑफ ए बॉडी, द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी टू हीट, टू होल्ड हीट, property of a body to store heat energy is called heat capacity of body. It is given by the heat required per unit rise in temperature of body. कैसे? देखिए यहां से, if dq is the amount of heat required to raise the temperature of body by d theta, तो हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी S इज इक्वल टू हो जाएगा डी क्यू बाय डी थीटा। क्या इसका यूनिट होगा, जूल पर डिग्री सेल्सियस। डी क्यू जूल आपने एनर्जी दी बॉडी को और उसका टेम्परेचर डी थीटा राइज कर गया, तो डी थीटा राइज करने के लिए डी क्यू, 1 डिग्री राइज करने के लिए कितना, डी क्यू बाई डी टी, डी क्यू बाई डी थीटा। तो इसलिए ये पूरा का पूरा क्या हो गया, हीट कैपेसिटी ऑफ बॉडी हो गई। ठीक है, लिखिए इसे। अब हीट कैपेसिटी का ही एक स्टैंडर्ड फॉर्म, एक और रूप हीट कैपेसिटी का क्या है। सपोज आपके पास दो बॉडीज हैं जिनके मास बिल्कुल आइडेंटिकल है, जिनके मास बिल्कुल आइडेंटिकल है। मेरे पास दो बॉडीज हैं, एक प्लास्टिक बॉडी और एक आयरन, दोनों के मास इक्वल है, दोनों के मास इक्वल है। ठीक है, इसका भी टेम्परेचर मुझे 1 डिग्री राइज करना है, इसका भी टेम्परेचर मुझे 1 डिग्री राइज करना है। तो क्या दोनों को सेम अमाउंट ऑफ हीट देना पड़ेगा? ऐसा नहीं है पॉसिबल। कुछ मटेरियल ऐसे हैं जो बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं, कुछ मटेरियल ऐसे हैं जो हीट आप देते रहो तो बड़ी देर में जाके गर्म होंगे। हाँ, तो इंसान की जो अब हीट कैपेसिटी है वो अब घटती जा रही है, घटती जा रही है, वो बहुत कम होती जा रही है। तो जरा सा किसी ने छेड़ा और टेम्परेचर हाई। हाँ जी, ये जो अमाउंट ऑफ हीट गिवन है, अमाउंट ऑफ हीट गिवन डी क्यू, किस काम के लिए, फॉर द राइज इन टेम्परेचर डी थीटा। डी क्यू हीट आपने दी और डी थीटा आपने टेम्परेचर राइज करा, तो सीधी बात है इस डी क्यू, सबसे पहले तो ये डी क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डी थीटा के। जितना ज्यादा आप टेम्परेचर राइज करेंगे उतना ही ज्यादा आपको हीट देनी पड़ेगी। और नेक्स्ट क्या है, डी क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एम। तो अब आपके लिए क्या बना, डी क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एम डी थीटा। ये जो डी क्यू है इट ऑल्सो डिपेंड ऑन नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ बॉडी, कि वो बॉडी किस मटेरियल की, मेटल की है या नॉन मेटल है, प्लास्टिक है, क्या है। तो डी क्यू इज इक्वल टू सी एम डी थीटा। यहां ये जो सी है
C is a constant called specific heat कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो डिपेंड करती है, किस पर डिपेंड करती है? डिपेंड ऑन नेचर ऑफ मटेरियल, मटेरियल पर डिपेंड करती है। अब इसे हम कैसे डिफाइन करेंगे? इसे हम कैसे डिफाइन करेंगे? C इक्वल्स डी क्यू बाय एम। इसमें से जो पैरामीटर आपके हाथ में है वेरिएबल्स बदलने के लिए, उन्हें आप क्या कर लो? यूनिट कर लो। इफ, हाँ सी है ये, ई नहीं सी है, सी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सी। इफ एम इक्वल्स 1 kg एंड डी थीटा इक्वल्स 1 डिग्री सेल्सियस, तो C इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? C बन जाएगा आपका डी क्यू जूल। अब डेफिनेशन इसकी क्या बनी? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ ए मटेरियल। अब यदि आप बात ध्यान रखना, जो हमने यहां बोला था हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी, पूरी बॉडी की हीट कैपेसिटी है। लेकिन यहां स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ मटेरियल, ये बॉडी से मतलब नहीं है इसका। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ मटेरियल is equals to the amount of heat required to raise the temperature of 1 kg of material through 1 डिग्री सेल्सियस। याद रखो कि ये इसमें हमने मास कांस्टेंट ले लिया 1 kg, 1 kg मास ले लिया हमने कांस्टेंट। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की टेबल अपने सामने रखता हूं। 1 किलो पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री राइज करने के लिए आपको चाहिए 4186 जूल एनर्जी। 1 किलो पानी आपके पास है, वाटर है, और उसका टेम्परेचर 1 डिग्री आप राइज करना चाहते हैं, तो 4186 जूल हीट एनर्जी आपको देनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपके पास 1 किलो एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम का टुकड़ा है 1 किलो का, उस 1 किलो के एल्युमिनियम टुकड़े को 1 डिग्री टेम्परेचर राइज करने के लिए केवल 900 जूल ऑफ एनर्जी काफी हो जाएगी। तो ये मटेरियल पर डिपेंड है। किसी भी मटेरियल, जिस मटेरियल की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपको चाहिए, उसका 1 kg ही लेना पड़ेगा आपको। टेम्परेचर कितना राइज करना है? 1 डिग्री। तो ये किसका? ये मटेरियल की प्रॉपर्टी हुई, ये बॉडी की प्रॉपर्टी नहीं हुई, क्योंकि बॉडी तो आपने फिक्स कर ली 1 kg 1 kg 1 kg की है। जबकि हीट कैपेसिटी में मास फिक्स नहीं है, हीट कैपेसिटी में मास फिक्स नहीं है। अब इन दोनों का रिलेशन भी आ जाता है। देखो सी की जो इसकी यूनिट है वो क्या बनेगी बताओ? क्यू की यूनिट तो जूल, मास की यूनिट केजी, टेम्परेचर की यूनिट डिग्री सेल्सियस, जूल केजी पर डिग्री सेल्सियस। करेक्ट। अब आपके पास दो इक्वेशन है, देखना जरा ध्यान से। एक तो ये हीट कैपेसिटी की इक्वेशन है, हीट कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी, S इक्वल्स डी क्यू बाय डी थीटा, और डी क्यू इक्वल्स एस डी थीटा। ठीक है, ये तो किसके टर्म्स में हो गई? इन टर्म्स ऑफ हीट कैपेसिटी ऑफ बॉडी। लेकिन उसी बॉडी का मास अगर m है, तो फिर कितनी हीट आपको देनी पड़ेगी सेम डी थीटा के लिए? m c m डी थीटा। ठीक है, इफ द मास ऑफ बॉडी बी m, तो डी क्यू कितना है अब आपके पास? सी एम डी थीटा। अब यहां से रिलेशन निकल कर आ गया, देखो जरा ध्यान से। इन कंपेयर दोनों इक्वेशंस को आप अगर कंपेयर करें, डी थीटा सेम सेम टेम्परेचर राइज करा, सेम अमाउंट ऑफ हीट दी, तो अब आपके पास रिजल्ट क्या निकल कर आया? S इज इक्वल टू सी इंटू एम। मतलब हीट कैपेसिटी ऑफ बॉडी इज इक्वल टू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इंटू मास ऑफ बॉडी।
हीट कैपेसिटी ऑफ बॉडी इज इक्वल टू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इनटू मास ऑफ द बॉडी। सीधी सी बात है, हीट कैपेसिटी तो 1 यूनिट मास के लिए है, इसमें आप मास से मल्टीप्लाई कर दो तो फिर क्या आ जाएगा, पूरी बॉडी में जितनी हीट अपने अंदर स्टोर कर सकती है वो कैपेसिटी आ जाएगी, हीट कैपेसिटी ऑफ बॉडी। क्लियर है बात इतनी? कीजिए इसे सारे को। प्रॉपर डेफिनेशन लिख लीजिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के लिए। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के लिए प्रॉपर डेफिनेशन लिखिए। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ ए बॉडी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ मटेरियल, नॉट बॉडी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ मटेरियल is equal to the amount of heat required to raise the temperature of 1 kg of material by 1 degree Celsius. Its unit is joule per kg per degree Celsius. अच्छा, ये तो हो गई 1 kg मास के लिए, तो इसकी यूनिट हो गई जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस। अगर आप यूनिट मास केजी में ना लेकर के ग्राम में ले लें तो यूनिट क्या बन जाएगी, जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। कोई इसमें डिफरेंस की बात नहीं है। नहीं, टेम्परेचर एक्चुअली, बात ध्यान से समझिए, यहां टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में हो या टेम्परेचर केल्विन में हो, दोनों में एक ही बात है, दोनों में एक ही है। उसका रीजन ये है कि यहां हम बात कर रहे हैं राइज इन टेम्परेचर की, फाइनल टेम्परेचर नहीं है यहाँ। तो अगर 1 डिग्री सेल्सियस राइज होता है तो 1 केल्विन भी राइज है वो, हालांकि फ़ारेनहाइट में डिफरेंस पड़ेगा, लेकिन 1 डिग्री राइज इन टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल इज इक्वल टू 1 डिग्री राइज इन टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल। चेंज इन टेम्परेचर दोनों पे सेम है बिल्कुल ये। ठीक है, तो इसकी यूनिट को हम पर डिग्री सेल्सियस लिख लो या पर केल्विन लिख लो, एक ही बात है, एक ही बात है। क्लियर है इतनी बात? अब यहीं पर थोड़ा सा एक चेंज कर दीजिए। अगर आप मास ले लें बॉडी का, मटेरियल का मास ले लें 1 मोल, तो हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज 1 मोल ऑफ मटेरियल बाय 1 डिग्री सेल्सियस या बाय 1 केल्विन, तो अब इसका नाम क्या लिखा जाएगा, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, तो हेडिंग डाल दीजिए मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ मटेरियल बाय 1 डिग्री सेल्सियस, ब्रैकेट में लिख लीजिए, और बाय 1 केल्विन, केल्विन के साथ डिग्री नहीं। इट्स यूनिट इज जूल पर मोल डिग्री सेल्सियस, इट्स यूनिट इज जूल पर मोल डिग्री सेल्सियस। आपकी इक्वेशन क्या बनेगी, मोलर स्पेसिफिक हीट के लिए आपकी इक्वेशन बनेगी डी क्यू इज इक्वल टू कैपिटल एम सी, या सी कैपिटल एम और डी थीटा। यहां ये कैपिटल एम क्या है, कैपिटल एम है मोलर मास, और ये अक्सर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को स्मॉल सी से लिखते हैं, लेकिन यहाँ कैपिटल सी है। ये कौन सी हो गई, ये हो गई मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, फॉर्मूला वही का वही है। अगर आपको मास यहाँ मोल में ले लेना है तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अगर मास आपका केजी में ले रहे हैं तो ये कौन, क्या, सिंपल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। मास केजी में है तो सिंपल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मास मोल में है तो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, कीजिए। अब ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और हीट कैपेसिटी की बात हुई लिक्विड और गैसेस के लिए, वो लिक्विड और सॉलिड्स के लिए। गैसेस के लिए भी सेम यही कंडीशन है कि जब आप गैस को गर्म कर देंगे तो वो कुछ ना कुछ हीट अपने अंदर स्टोर कर सकती है। ये बात जरूर है कि heat stored by a gas is very small as compared to heat stored by solids and liquid, लेकिन फिर भी है तो सही स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी गैसेस की बहुत कम है एज कंपेयर टू लिक्विड एंड सॉलिड्स, लेकिन गैस की स्पेसिफिक हीट के साथ में एक डिफरेंस और है,
एक डिफरेंस और है गैस की, आप ध्यान से समझिए, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, आपको ये बात समझ आ गई क्या है? वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 4186 जूल है। इसका मतलब क्या हुआ, कौन बता सकता है? स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज 4186 जूल। इस स्टेटमेंट का मीनिंग आप क्या बताएंगे? क्या इस स्टेटमेंट का मीनिंग निकलेगा? बढ़िया, वेरी गुड। स्पेसिफाई करना है सारा। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज 4186 जूल। इसका मीनिंग ये है कि आपके पास अगर भगोने में 1 किलो पानी है और उसका टेम्परेचर 10 डिग्री है, तो 10 डिग्री से 11 डिग्री टेम्परेचर उसका बढ़ाने के लिए आपको 4186 जूल ऑफ हीट एनर्जी देनी पड़ेगी, कहीं से भी दो, कैसे भी दो। लेकिन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ एल्यूमिनियम है 900। इसका मतलब अगर आपके पास एल्यूमिनियम का एक किलो का एल्यूमिनियम का टुकड़ा है, एल्यूमिनियम समझते हैं ना जिसका प्रेशर कुकर बना हुआ है, तो उसके 1 किलो के टुकड़े को 1 डिग्री राइज करने के लिए सिर्फ 900 जूल से काम बन जाएगा। ठीक है, लेकिन ये जो भी है ये फिक्स है। एल्यूमिनियम की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 900 जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस। हालांकि वाटर के केस में थोड़ा सा डिफरेंस है, ये वाटर का क्योंकि एनोमलस बिहेवियर होता है, तो वाटर का अगर 4 डिग्री से 5 डिग्री करना चाहते हो तो कुछ और अमाउंट ऑफ हीट चाहिए, 20 से 21 करना चाहते हो तो कुछ और अमाउंट ऑफ हीट चाहिए, क्योंकि वाटर का बिहेवियर थोड़ा सा डिफरेंट है। हम उतनी डिटेल में फिलहाल यहाँ नहीं जा रहे। हम ये मान रहे हैं कि लिक्विड और गैसेस जो भी हैं उनका स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट फिक्स है। लेकिन गैस पर आ जाए, अगर आपके पास 1 किलोग्राम ऑक्सीजन गैस है, गैसेस स्टेट में, लिक्विडिफाई नहीं करा आपने उसको, गैसेस स्टेट में ऑक्सीजन गैस है 1 किलोग्राम, आपने उसका टेम्परेचर 30 से 31 करना, आपने कहा कि भी इसके अंदर 50 जूल एनर्जी काम कर गई। ठीक है, फिर मैंने भी करके देखा, मैंने ऑक्सीजन ली वही वाली, उसका भी टेम्परेचर 30 से 31 करके देखा मैंने, पता चला मेरी तो ये 60 जूल मांग रही है एनर्जी। अब ये कैसे होगी बात? गैस का टेम्परेचर राइज करने के लिए देखना पड़ेगा कि गैस पे आपने कंडीशंस क्या मेंटेन की हुई है। ऐसा भी संभव है कि आप गैस का टेम्परेचर राइज करें, उसका प्रेशर ना बढ़ने दें, भले ही वो वॉल्यूम बढ़ जाए उसका। गैसेस सारी एक्सपेंड होती हैं टेम्परेचर देने पे, हीट देने पे। तो आपने गैस का टेम्परेचर बढ़ाया, वॉल्यूम बढ़ता है तो बढ़ने दो, प्रेशर नहीं बढ़ने देंगे। अगली बार आपने, मैंने क्या करा, मैंने ये करा कि मैंने गैस को दबा दिया, वॉल्यूम नहीं बढ़ने दिया, भले गैस का प्रेशर कितना भी बढ़ जाए अंदर। तो अब इन दोनों कंडीशंस में जो हीट रिक्वायर्ड है सेम अमाउंट ऑफ मास के लिए, अब ये हीट डिफरेंट हो जाएगी। इसके अलावा और भी बहुत सारी कंडीशंस बनती हैं गैसेस के लिए, मतलब किसी भी गैस की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फिक्स है ही नहीं। किसी भी गैस की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फिक्स नहीं है। बहुत सारी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है एक ही गैस की। इवन ये कि एक सिंगल गैस के लिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जीरो भी होती है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इंफिनिटी भी होती है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निगेटिव भी होती है। एक ही गैस है। डिपेंड करता है कि आप जो टेम्परेचर का चेंज कर रहे हैं उस चेंज के दौरान, उस चेंज के ड्यूरेशन में आपने क्या कंडीशंस मेंटेन करके रखी है। तो अब दो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहली वो कंडीशन जब आपने वॉल्यूम कांस्टेंट करके रखा है, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम हमें मेंशन करनी पड़ेगी कंडीशन। दूसरी कंडीशन वो जब आपने गैस का प्रेशर मेंटेन करके रखा है, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए भी छोटा सा डिफरेंस ले लेंगे। क्या ले लेंगे? एक के साथ में तो लगा देंगे V, और अक्सर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी गैस की लिखी जाती है मोलर की टर्म्स में।
तो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और एक पे लगा देंगे पी, तो ये मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, डिटेल इसकी अगले लेसन में और इससे ज्यादा डिटेल आएगी, तो थोड़ा सा यहाँ पर एक हिंट से लिख लेते हैं। लिखिए, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ ए गैस is variable which depend upon the condition followed during rise in temperature, during rise और fall एक ही बात है, rise और fall in temperature, during rise or fall in temperature. Okay, the two major specific heat capacities are, the two major specific heat capacities are क्या बनी, CV molar specific heat capacity at constant volume, कैपेसिटी एस कांस्टेंट वॉल्यूम, और CP क्या लिखेंगे, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर।